बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज़ ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोलिजन थ्योरी, थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। कोलिजन थ्योरी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। दो मुख्तलिफ साइंटिस्टों ने इसको प्रेजेंट किया। 1916 में अलग ये प्रेजेंट हुई, फिर 1918 में अलग ये थ्योरी प्रपोज की गई इंडिपेंडेंटली। ओके, एक हमारे पास है मैक्स टॉड्स। 1916 में मैक्स टॉड्स ने इसको सबसे पहले प्रपोज किया। फिर 1918 में विलियम लीवेस ने इसकी 1918 में विलियम लीवेस ने इसको प्रपोज किया। टॉड्स और लीवेस ने 1916, 1918 में इंडिपेंडेंटली कोलिजन थ्योरी को प्रपोज किया केमिकल काइनेटिक्स के लिए। सबसे पहली बात, ये थ्योरी जो है ये एक क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन है। ये क्वालिटेटिवली एक्सप्लेन करती है। किस चीज को एक्सप्लेन करती है? ये थ्योरी क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन पेश करती है। किस बात के लिए? एक पॉइंट ये है, हाउ रिएक्शन अकर, रिएक्शन कैसे होते हैं, और दूसरा पॉइंट वाई डिफरेंट reactions have different speeds। ये क्या वजह है कि दो मुख्तलिफ रिएक्शंस मुख्तलिफ स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, और रिएक्शन बेसिकली होता कैसे है? तो इस थ्योरी के पास क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्वालिटेटिव मोटी मोटी बात एक्सप्लेन करती है। तो इस थ्योरी का जो पहला पास्टुलेट है, इसकी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पास्टुलेट्स हैं, इंपॉर्टेंट पास्टुलेट्स कुल 3-4 पास्टुलेट्स हैं। आइए वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। पहला पास्टुलेट हमारे पास ये है, नो रिएक्शन विदाउट कोलिजन। पहला पास्टुलेट ये है, कोलिजन इज मस्ट। बिटवीन द रिएक्टेंट कोलिजन का होना इंतहाई जरूरी है। कोलिजन नहीं है, रिएक्शन इम्पॉसिबल। नो रिएक्शन विदाउट कोलिजन, यानी कोलिजन इज मस्ट। तो यहां पे एक क्वेश्चन पैदा होता है, कि कोलिजन को कम से कम 2 पार्टिकल्स चाहिए होते हैं। एटलीस्ट there should be 2 reactants to collide। अगर मेरे पास यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन है, तो सवाल पैदा होता है कि फिर ये रिएक्शन कैसे होता है? थ्योरी खामोश है, थ्योरी के पास जवाब नहीं है। पहला पास्टुलेट,
रिएक्टेंट्स के दरमियान कोलिजन का होना ज़रूरी है। बिना कोलिजन के रिएक्शन नहीं हुआ करते। तो हम ये पूछते हैं कि जब आपके पास एक रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल ही एक है आपके पास, ये किससे लड़ेगा? ताली एक हाथ से यहां पर बज रही है, तो ये पहला ड्रॉबैक भी हमारे पास है। तो पहले पास्टुलेट को जब हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं तो बाज़ औक़ात ये पास्टुलेट ठीक से अप्लाई नहीं होता। आमतौर पर ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोलिजन बहुत ज़रूरी है, लाजमी है, कोलिजन के बगैर रिएक्शन नहीं होता। ओके, नेक्स्ट पास्टुलेट की तरफ प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट पास्टुलेट तब सामने आया जब एक मसला खड़ा हो गया। मसला क्या? मसला खड़ा हुआ, हमारे पास रिपोर्ट्स, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक एक सेकंड में इन 1 लीटर, अगर मेरे पास वॉल्यूम 1 लीटर हो और मेरे पास टाइम ड्यूरेशन 1 सेकंड हो, तो जनाब 10 की पावर 32 मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? आपस में कोलाइड करते हैं। कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड 10 की पावर 32। जनाब एवोगैड्रो नंबर से भी बड़ा फिगर है आपके पास। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोलिजन ही रिएक्शन का सबब है, तो फिर तो अगर 1 सेकंड में इतने कोलिजन होते हैं तो फिर तो हर रिएक्शन को बहुत जल्दी होना चाहिए। हर रिएक्शन को विद इन सेकंड रिएक्शन को खत्म हो जाना चाहिए। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये वाली वैल्यू तो हर रिएक्शन के लिए फिर ठीक होनी चाहिए थी। हर रिएक्शन को चाहिए कि यकसा टाइम ले, बराबर टाइम ले। हर रिएक्शन बस विद इन सेकेंड्स, विद इन नैनो सेकेंड हर रिएक्शन को कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है? हमारे पास ढेर सारे रिएक्शंस हैं जो वीक्स लेते हैं, जो डेज लेते हैं, जो ईयर्स लेते हैं, और नैनो सेकेंड्स वाले रिएक्शन भी मौजूद हैं। तो कोलिजन थ्योरी को अपना नेक्स्ट पास्टुलेट पेश करना पड़ा। नेक्स्ट पास्टुलेट क्या है इस थ्योरी का? कि ईच कोलिजन इज नॉट फ्रूटफुल, ईच कोलिजन कांट कॉज ए रिएक्शन। हर कोलिजन से कारोबार नहीं चलेगा जनाब। तो किससे चलेगा? ओनली इफेक्टिव कोलिजन कैन कॉज अ रिएक्शन। हर कोलिजन से काम नहीं चलता, इफेक्टिव कोलिजन से काम चलेगा। अब प्लीज मेरी बात समझिए। इफेक्टिव कोलिजन किसे कहते हैं? इफेक्टिव और फ्रूटफुल कोलिजन से क्या मुराद है? सुनिए प्लीज। आप लोग जानते हैं कि रिएक्टेंट्स के जो ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं, उन बॉन्ड्स को क्लीव करने के लिए हमें बॉन्ड एनर्जी चाहिए। हमें बॉन्ड एनर्जी चाहिए। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो कोलिजन से क्या होगा? अगर कोलिजन इतना पावरफुल है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। हर कोलिजन
से रिएक्शन वाकया नहीं होगा, इफेक्टिव कोलिजन से रिएक्शन वाकया होगा। अब इफेक्टिव कोलिजन किसे कहते हैं? वो कोलिजन जो आपको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ओके, उसके बाद फिर मसला खड़ा हुआ। फिर क्या सामने आया? इस बात के अंदर फिर एक प्रॉब्लम पेश आया। प्रॉब्लम क्या आया? प्रॉब्लम ये आया कि एक्टिवेशन एनर्जी के एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को ट्रेस किया गया, फिर रिएक्शन की स्पीड को कंपेयर किया गया। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज एक्टिवेशन एनर्जी की हमारे सामने आती हैं, तो जब वैल्यू पूरी होती है तो रिएक्शन को तो जल्दी हो जाना चाहिए। तो ये बात सामने आती है कि एक्टिवेशन एनर्जी के प्रोवाइड होने के बावजूद कुछ ताखीर पाई जाती है, रिएक्टेंट एकदम प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। तो इस थ्योरी ने क्या कहा? इस थ्योरी ने एक थर्ड पोस्टुलेट प्रपोज किया। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है कि आफ्टर हैविंग इफेक्टिव कोलिजन इफेक्टिव है उनके पास, मॉलिक्यूल्स मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड। मॉलिक्यूलों की ओरिएंटेशन भी ठीक होनी चाहिए। बज़ाहिर ये बड़ा लॉजिकल पॉइंट है, ऑब्वियसली ये बड़ा लॉजिकल पॉइंट है कि अगर मॉलिक्यूलों की ओरिएंटेशन ठीक नहीं है वो रिएक्शन कैसे काज करेंगे। मैं अक्सर ये एग्जांपल दिया करता हूं कि ये देखें जनाब, आपके पास ये ए, ये आपके पास बी, ये आपके पास सी, ये आपके पास डी। रिएक्शन होना है, उस रिएक्शन से बनता है ए सी, रिएक्शन से बनता है बी डी। तो अगर आपकी कोलिजन किसके दरमियान है? अगर आपकी कोलिजन बी और सी के दरमियान है तो बी और सी ने तो बॉन्ड नहीं बनाना। तो क्या होना चाहिए? होना ऐसे चाहिए कि ये डी इस तरफ हो जाए, ये सी इस तरफ हो जाए। अब अगर ये कोलिजन विद बी करेगा तो बॉन्ड शांड भी तो बना पाएगा। ओके, यानी मॉलिक्यूलों की ओरिएंटेशन भी ठीक होनी चाहिए। यानी देखें, अगर मैं लेट सपोज करता हूं कि अगर डी और बी ने बॉन्ड बनाना है तो कोलिजन भी तो इन दो के दरमियान होनी चाहिए। कोलिजन हो रही है सी और बी के दरमियान, बॉन्ड बनना है ए और सी के दरमियान, ये क्यों कर मुमकिन है? तो बज़ाहिर ये बड़ा कंसेप्चुअल, बड़ा लॉजिकल पॉइंट है कि हाँ ठीक है, उनकी ओरिएंटेशन अगर ठीक नहीं होगी तो इफेक्टिव कोलिजन भी मुर्दाबाद। ओके, ये हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे कोलिजन थ्योरी के। अब इसका जरा हिसाब किताब करते हैं। एक आखिरी पोस्टुलेट से हम एक सवाल पूछते हैं। एक मसला हमने पहले निकाला, ड्रॉबैक्स। एक ड्रॉबैक हमने पहले निकाला कि व्हाट विल हैपन टू द यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो अब हम लिमिटेशन की तरफ जा रहे हैं। लिमिटेशंस, तो पहला पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्वेश्चन मार्क है कोलिजन थ्योरी के लिए। अगला पोस्टुलेट, अगला ड्रॉबैक हमारे पास ये है कि अगर मेरे पास H2 और Cl2 का रिएक्शन होगा तो मेरे पास HCl बनेगा। आप जानते हैं कि अब ओरिएंटेशन वाला फैक्टर एप्लीकेबल नहीं है। इट मींस फैक्टर नंबर 3 इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल।
फैक्टर नंबर 1 is not applicable for unimolecular reaction. Factor number 3 is not applicable for homonuclear molecular reactions. होमोन्यूक्लियर, जिसमें दोनों के न्यूक्लियस क्या है? दोनों के न्यूक्लियस सेम है। ये एक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, ये एक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, तो यहां पर ओरिएंटेशन का फैक्टर नहीं चलता। थर्ड ड्रॉबैक सुने, ड्रॉबैक नंबर 3, हाउ वी कैन कैलकुलेट ओरिएंटेशन फैक्टर। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ओरिएंटेशन ठीक है गलत है, कितनी ओरिएंटेशन ठीक है, कितनी ओरिएंटेशन ठीक नहीं है? कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, कोई मैथमेटिकल प्रोसीजर, कुछ भी यहां पर मौजूद नहीं है। मतलब क्या था? हवाई फायर था, बज़ाहिर लॉजिकल था, लेकिन मैथमेटिकल बैकग्राउंड इस कंसेप्ट के पीछे नहीं है ओरिएंटेशन वाले पॉइंट पे। और सुनिए, फोर्थ पॉइंट हम पूछते हैं कि हाउ बॉन्ड क्लीव्स। ठीक है, कोलिजन से होती है, हमें पता चल गया है, लेकिन जरा प्रोसीजर तो बताएं, मैकेनिज्म तो बताएं कि बॉन्ड टूटता कैसे है। हाउ बॉन्ड फॉर्म, हमें मैकेनिज्म बताया जाए। ये थ्योरी खामोश है, हमें नहीं बताती कि पुराने बॉन्ड टूटते कैसे हैं, नए बॉन्ड बनते कैसे हैं। इट्स ऑल अबाउट कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के नाम से जाहिर है कि ये कोलिजन जो होती है गैसियस, यानी कोलिजन थ्योरी गैसेस के ऊपर बड़ी बेस्ट अप्लाई होती है, बिकॉज वहां मॉलिक्यूल आसानी से कोलाइड कर सकते हैं। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की बात करें तो ये थ्योरी फुली अप्लाई नहीं होती। ओके